परमाणु संरचना के लेक्चर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो बोर सोमरफेल्ड सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत और डी ब्रोगली सिद्धांत का सत्यापन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बोर सोमरफेल्ड सिद्धांत। इसको समझने के लिए हमारे जो लेक्चर सेकंड था उसके अंदर हमने बोर का सिद्धांत पढ़ा था और उसकी कमियां पढ़ी थी। तो बोर की जो कमियां थी उसमें एक कमी यह थी कि वो स्पेक्ट्रम की एक रेखा का कई रेखाओं में विभक्त हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम की एक रेखा को जब स्पेक्ट्रोग्राफ में देखा गया तो एक रेखा कई रेखाओं में विभक्त दिखाई दी। तो ये इतनी सारी जो रेखाएं हैं जो हमें प्राप्त हुई, एक रेखा का कई रेखाओं में विभक्त हो जाना, ऐसा क्यों होता है यह बोर नहीं समझा पाया। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए सोमरफेल्ड ने अपना सिद्धांत दिया। तो हम यह कह सकते हैं कि सोमरफेल्ड का जो सिद्धांत है वो परमाणु की सूक्ष्म संरचना को समझाने के लिए दिया गया है। सोमरफेल्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी भ्रमण करता है। सोमरफेल्ड ने अपने सिद्धांत में मुख्य क्वांटम संख्या तथा दिगंशीय क्वांटम संख्या दोनों का प्रयोग किया परमाणु की सूक्ष्म संरचना को समझाने के लिए। मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष की लंबाई को प्रदर्शित करता है। k दिगंशीय क्वांटम संख्या है जिसको k द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और यह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस या फिर लघु अक्ष की लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो इसे समझने के लिए आप इस चित्र को देखें। इस चित्र में आप देखेंगे कि एक तो वृत्ताकार कक्षा है जिसे हमने बी कहा है, यह बोर का ऊर्जा कोश है, और जो दीर्घ वृत्ताकार है यह सोमरफेल्ड का ऊर्जा कोश है। तो अगर हम n बराबर 3 की बात कर रहे हैं, अगर समझने के लिए हम करें n बराबर अगर हम 3 की बात कर रहे हैं तो यह जो ऊर्जा कोश है ये 3 से मिलकर बना हुआ है, एक ऊर्जा 1, 2 और 3 से। इसमें जो थर्ड या तीसरा ऊर्जा स्तर जो है, ऊर्जा कोश जो है वो बोर का होगा, और 1 और 2 जो होंगे वो सोमरफेल्ड के होंगे। यानी सिंपल सा तरीका आप ये ध्यान रखें कि अगर जिस भी ऊर्जा कोश की बात की जाए, n इक्वल टू अगर पांचवें ऊर्जा कोश की बात की जाए तो इन n बराबर 5 के लिए 4 तो सोमरफेल्ड के दीर्घ वृत्ताकार को ऊर्जा कोश होंगे और 1 होगा बोर का वृत्ताकार। अब यहीं से हमारा उत्तर आ जाता है कि जिसे बोर नहीं समझा पाया था कि स्पेक्ट्रम की एक रेखा कई रेखाओं में विभक्त क्यों दिखाई देती है। तो अब आप देखें कि इसे समझने के लिए जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण वृत्ताकार कक्षा से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की तरफ होगा तो इस संक्रमण के कारण जो लाइंस बनती हैं, जो स्पेक्ट्रम की जो एक रेखा कई रेखाओं में विभक्त हो जाती है, वो इस संक्रमण की वजह से होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोमरफेल्ड के सिद्धांत ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि जो n बराबर 1, 2, 3 की जो हम बात करते हैं ऊर्जा कोश की, उसके अतिरिक्त भी परमाणु के अंदर छोटे ऊर्जा कोश होते हैं जिसमें निरंतर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है, और उसी की वजह से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक लाइन जो कई लाइंस में विभक्त दिखाई दी थी वो इन्हीं ट्रांजिशन की वजह से, इन्हीं संक्रमण की वजह से दिखाई देती है। तो जो बोर की एक कमी थी उसे सोमरफेल्ड ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन सोमरफेल्ड का सिद्धांत भी फेल हो गया क्योंकि इसकी भी अपनी कमियां बहुत सारी रही। क्योंकि जो बोर की कमी थी वो सारी की सारी कमी इसमें है,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही लग रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इनके द्वारा जो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान निकाला गया और प्रायोगिक रूप से जो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान निकाला गया वो दोनों भिन्न आए। तो आगे जाकर के जो इन्होंने दिगंशी क्वांटम संख्या को k द्वारा प्रदर्शित किया था, आगे जाकर के उसे l द्वारा प्रदर्शित किया गया और जिसका मान 0 से लेकर के n-1 के मध्य हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n इक्वल टू अगर हम 3 की बात करें तो l का मान 0 से लेकर के n-1 तक होगा। इसका मतलब ये कि अगर हम n बराबर 3 की बात करें तो l का मान, जिसे आगे जाकर के दिगंशी क्वांटम संख्या कहा गया, इसका मान 0 से लेकर के n-1 के मध्य हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि n बराबर 3 के लिए l का मान जो होगा वो 0, 1 एंड 2 होगा। तो ये भी एक कमी रही कि सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दिगंशी क्वांटम संख्या का अलग आया। एक अगली कमी यह भी रही, उन्होंने ये तो बता दिया कि स्पेक्ट्रम की एक रेखा कई रेखाओं में विभक्त क्यों दिखाई देती है, लेकिन सोमरफील्ड ने यह बिल्कुल नहीं बताया कि कुल संख्या कितनी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी सोमरफील्ड सिद्धांत की। फिर भी सोमरफील्ड का सिद्धांत ने एक महत्वपूर्ण बात ये कह दी कि ऊर्जा कोश जो है उसी के अंदर छोटे ऊर्जा स्तर भी होते हैं जिनमें निरंतर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन इसी के संगत हमें स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आप देखें, इसके बाद आता है हमारा डी ब्रोगली सिद्धांत या फिर द ब्रोगली सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने के लिए पहली बात तो ये सिद्धांत दिया क्यों गया, क्योंकि बोर की बात करें चाहे सोमरफील्ड की बात करें, इन दोनों में से कहीं पर भी इन दोनों ने अपने फॉर्मूले में, अपने सिद्धांत में बात इलेक्ट्रॉन की करी है, लेकिन कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का जिक्र नहीं किया। तो हमें पता होना चाहिए कि द्वैत प्रकृति क्या होती है, डुअल नेचर क्या होता है। डी ब्रोगली ने कहा कि जिस प्रकार तरंगों की तरंग प्रकृति होती है तथा उसी के साथ कण प्रकृति भी होती है, इसी प्रकार पदार्थ की भी तरंग प्रकृति भी होगी और कण प्रकृति भी होगी, अर्थात द्वैत प्रकृति होगी। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक कण है क्योंकि इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक कण है, तो डी ब्रोगली के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन क्योंकि यह कण है तो कण प्रकृति तो है ही, साथ के साथ इसमें तरंग प्रकृति भी होगी। तो डी ब्रोगली सिद्धांत ने क्या कहा, उन्होंने दो समीकरण को जोड़ा, बराबर किया। एक तो था आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन E = mc², और दूसरा था जो हमने हमारे पहले लेक्चर में पढ़ा था, प्लांक का सिद्धांत E = hν, जिसे हमने E = hc/λ द्वारा भी वो फॉर्मूला हमने निकाला था। तो द्वैत प्रकृति का मतलब यही है कि कण प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी होगी और तरंग प्रकृति के साथ कण प्रकृति भी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की भी तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों होगी। क्योंकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें m यानी द्रव्यमान और तरंग दैर्ध्य दोनों एक ही फॉर्मूले में अभी तक नहीं पढ़े। प्लांक का पढ़ा तो E = hc/λ पढ़ा। अगर आइंस्टीन की बात करें तो E = mc², यानी m अलग फॉर्मूले में है और लैम्डा अलग फॉर्मूले में है। तो इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए डी ब्रोगली ने एक नया समीकरण दिया जिसे हम डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। आइंस्टीन का जो एनर्जी मास रिलेशन है वो है E = mc²। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और प्लांक का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था उसके अनुसार E = hc/λ होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर
2। देखिए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, h प्लैंक स्थिरांक है और लैम्डा उस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान है। तो सारी चीजें आपको पता है। इन दोनों को डी ब्रॉगली ने समान इक्वल कर दिया, यानी इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो हम ये देख सकते हैं कि m c स्क्वायर इज इक्वल टू h c अपॉन ऑफ लैम्डा। एक c से एक c कट जाता है तो हमें मिलता है m c इज इक्वल टू h अपॉन ऑफ लैम्डा, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन ऑफ m c। ये जो समीकरण है आपका, ये कहलाता है डी ब्रॉगली समीकरण। देखिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन ऑफ एम सी, h अपॉन ऑफ एम सी का प्रयोग तब होगा जब हम फोटोन की बात कर रहे हैं। फोटोन की बात करें, हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। प्रकाशीय ऊर्जा की जब बात होती है तब हम c का इस्तेमाल करेंगे mc, क्योंकि प्रकाश का वेग c क्या है, प्रकाश का वेग है। तो जब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, फोटोन की बात कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, या उससे जुड़ी हुई तरंग की तरंगदैर्ध्य की बात कर रहे हैं, तो हम mc लिखेंगे। और यदि हम एक ऐसा कण जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन ऑफ एम वी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं उसमें तरंगदैर्ध्य और m यानी द्रव्यमान, m द्रव्यमान है जो कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है और जो लैम्डा है वो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इस फॉर्मूले में यदि किसी कण का द्रव्यमान आपको दे दिया जाए और उसका वेग यदि आपको दे दिया जाए, तो आप उस कण के साथ जुड़ी तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्योंकि निरंतर गतिमान है, तो उस इलेक्ट्रॉन की क्योंकि कण प्रकृति तो है ही, तो उसी इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग भी जुड़ी हुई होगी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन ऑफ एम वी या फिर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन ऑफ एम सी। यहाँ पर देखिए h स्थिरांक है, आपको पता है उसका मान कितना है। m या v आपको दिया जा सकता है, कुछ भी दे करके कुछ भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर हम बेहतर करें तो एम वी जो होता है उसे हम संवेग कहते हैं। तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू p हो जाएगा, क्योंकि एम वी को हम संवेग भी कहते हैं। तो 3 फॉर्मूले हैं। आप ध्यान रखें कि अगर प्रकाश की बात हो रही है तो c का इस्तेमाल होगा, अगर किसी कण की बात हो रही है जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन ऑफ एम भी इस्तेमाल होगा, या फिर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन ऑफ p भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी वैल्यूज दे करके आपको कोई भी वैल्यूज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए आप डी ब्रॉगली समीकरण के महत्व। देखिए महत्व इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने इस जो फॉर्मूला है उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, अर्थात जो तरंगदैर्ध्य है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा तरंगदैर्ध्य उतनी ही कम होगी। उदाहरण के तौर पे हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें और उसी की तुलना में हम एक कार की बात करें, ट्रक की बात करें या हवाई जहाज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि सूक्ष्म कण है तो उसके साथ जुड़ी तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान थोड़ा अधिक होगा। और उसी अगर हम किसी हवाई जहाज की बात करें तो क्योंकि हवाई जहाज या फिर ट्रक या फिर बस का द्रव्यमान बहुत अधिक है तो उसके साथ जुड़ी तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान बहुत कम होगा। तो अगर हम दैनिक जीवन की बात करें, हमारे